This is lecture number 85, and I am going to explain Ukraine issue in very simple words. Lecture number 85 of CSS PMS lecture series. The significance of these lectures is that all these lectures are research based, relevant content is added, unnecessary content is not made part of these lectures, and information is tailored according to the requirements of CSS and PMS examinations. Key facts are made part of these lectures, and more importantly, these lectures are explained in very simple words. So you can use these content and these notes in order to make your own notes. This is the map of the current situation. For this map, courtesy Institute for the Study of War. I'm thankful to this Institute for the Study of War. I have borrowed this map from their page. So this is the current situation on 24th March. Today is the 2nd of April. So it is the recent situation. इसमें जो रेड कलर है वो लाइट पिंक कलर जो है दैट शोज रशियन मिलिट्री कंट्रोल, और जहाँ पे यूक्रेन काउंटर अटैक्स कर रही है उसको आप ग्रीन सर्कल में देख सकते हैं, और जो दूसरी डॉटेड लाइंस हैं वो रशियन एडवांसेस हैं, और क्रीमिया अभी इसमें शो किया गया है। क्रीमिया आप देख सकते हैं, ये एक पेनिनसुला है जो कि ब्लैक सी के साथ वाक़या है, और आप देख सकते हैं कि बॉर्डर एरियाज़, ये जो मैप है यूक्रेन का, इस यूक्रेन के बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे रशिया है, और वेस्टर्न साइड पे आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देख सकते हैं। इसमें ये जो कंट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, लुहांस्क और डोनेस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों जो इलाके हैं लुहांस्क एंड डोनेस्क, इस दोनों इलाकों को मिला के कहा जाता है डोनबास रीजन, जो कि इस कन्फ्लिक्ट का असल जोन है। तो हम इसी बात को एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर में। हम पूरी हिस्ट्री बताएंगे कि इशू रेज कैसे हुआ, वजूहात क्या हैं, पॉलिटिकल रीजन क्या हुई, स्ट्रेटेजिक रीजन क्या हैं। पूरा इशू आपको इसी एक लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे और आपको मज़ीद किसी कंटेंट की ज़रूरत नहीं होगी। सूरत हाल ये हुई कि 24 फरवरी 2022 को रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन पर, और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स UNOHCHR, fighting caused over 2600 civilian deaths and millions of the Ukrainians fled to neighboring Poland, member of नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पोलैंड जो है नेटो का मेंबर भी है, वेयर द यूएस ट्रूप्स आर रेडी टू हेल्प द रेफ्यूजीज। तो अभी तक सिंस 24 फरवरी 2022 2600 से ज़ायद सिविलियन जो हैं वो इसमें जान की बाजी लगा चुके हैं, और मिलियंस ऑफ यूक्रेनियंस हैव फ्लड टू द पोलैंड रीजन। यूक्रेन की जो ज्योग्राफी है, अगर आप इसका मैप देखें, इट इज सैंडविच बिटवीन रशिया एंड द ईस्टर्न यूरोप। दिस ज्योग्राफी पुट यूक्रेन ऑन द सेंटर ऑफ द पावर गेम बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट। इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यूक्रेन की प्रोफाइल का जायजा लेते हैं कि यूक्रेन है क्या। इट इज द लार्जेस्ट यूरोपियन कंट्री एक्सक्लूडिंग रशिया। अगर रशिया को निकाल दिया जाए तो ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें इसकी अहमियत का कि ये सबसे रकबे के लिहाज से लार्जेस्ट यूरोपियन कंट्री है। इसकी पॉपुलेशन जो है वो है 6,03,000, सॉरी इसका जो एरिया है, इसको एरिया ही पढ़ा जाए, एक टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। जो सेकंड बुलेट पॉइंट है दैट इज एरिया, 6,03,550। इसकी जो पॉपुलेशन है
वो 44 मिलियन है। अगेन आई रिपीट, इसका जो एरिया है 6,03,550 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जीडीपी 155.6 बिलियन डॉलर्स, और इसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो है $3,727। तो ये एक यूक्रेन की इकनॉमिक, इसकी एक जोग्राफिकल प्रोफाइल आपको बता दी है। अब आगे हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट कैसे अराइज हुआ, इसकी रूट्स क्या हैं। इसकी रूट्स आपको हिस्ट्री में मिलेंगी। तो माजरा ये है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1922, 1922 में, एग्जैक्टली आज से 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले यूएसएसआर एस्टैब्लिश हुई, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उस टाइम बोथ यूक्रेन एंड रशिया वर पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। फिर ये जो सिलसिला है ये आपको जैसा कि पता है 1945 में एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार हुई। उसके बाद दुनिया बाइपोलर हो गई, एक यूएसएसआर था और दूसरा था अमेरिका, द यूएस। और दोनों ममालिक के दरमियान फिर एक कूल्ड वार का टाइम चला जो कि 46 साल तक रहा, राइट फ्रॉम 1945 टू 1991। फिर दरमियान में 1971 में सोवियत यूनियन ने 1979 में अफगानिस्तान पर अटैक किया। फिर एक बहुत लंबी कहानी है कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद से वहाँ अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को फंडिंग दे के और उनको उनकी हेल्प करके रशिया सोवियत यूनियन को वहाँ से भगाया। उसको सोवियत यूनियन को एक तारीखी शिकस्त हुई और उसके नतीजा में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, और उसके नतीजा में बहुत सारी रियासतें जो हैं वो सोवियत यूनियन से आज़ाद हो गई। यूक्रेन भी उनमें से एक रियासत थी। यूक्रेन ने 24 अगस्त 1991 को आज़ादी हासिल की आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। और सोवियत यूनियन से फिर रशिया भी इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन सोवियत यूनियन की जो बहुत बड़ी हेरिडेटरी स्टेट कह लें या बहुत बड़ी उसकी मरूसी स्टेट कह लें, वो रशिया बन गई, क्योंकि ये एरिया के लिहाज से बहुत बड़ा कंट्री था। अब हुआ ये कि यूक्रेन का बहुत ज़्यादा जो सोवियत न्यूक्लियर वेपन्स थे वो यूक्रेन के अंदर मौजूद थे। यूक्रेन जहाँ पे इसके एरिया में मौजूद थे। हालांकि इनका जो कंट्रोल था, कमांड एंड कंट्रोल रशिया के पास था, लेकिन फिजिकली ये उस एरिया में मौजूद थे जो कि यूक्रेन में आया। और इसकी फिगर आप देख के हैरान रह जाएंगे, 176 इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल थे यूक्रेन के पास, 1249 न्यूक्लियर वारहेड्स थे, 44 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे, 700 न्यूक्लियर टिप्ड क्रूज मिसाइल थे, 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स थे। ये यूक्रेन को इंडिपेंडेंस के बाद मिले। और यूक्रेन ने क्या किया, ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो रशिया को दे दिए इन एक्सचेंज फॉर मॉस्को एश्योरेंस ऑफ यूक्रेन सिक्योरिटी, कि आप हमें अश्योरेंस दें कि आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, ये वेपन जो है वो आप ले जाएं। अब इसके बाद एक बहुत मशहूर मेमोरेंडम हुआ जिसको बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंस कहते हैं, बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंसेस। इसमें 3 सेपरेट पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स हैं which were signed in Budapest, Hungary on December 5, 1994. Assurances from the 3 nuclear powers, the Russian Federation, the UK and the United States, that they will not use military force against Belarus, Ukraine and Kazakhstan except in self-defense or in accordance with the UN Charter, कि हम आपके खिलाफ मिलिट्री फोर्स यूज नहीं करेंगे, आप अपने वेपन जो है वो रशिया को दे दें। तो इसके नतीजा में as a result of these assurances signed between 1993 and 1996, Ukraine, Belarus and Kazakhstan gave up their nuclear weapons. अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। यूक्रेन के वैसे तो ज़्यादा प्रेसिडेंट रहे हैं, लेकिन उसके जो 3 प्रेसिडेंट हैं इनके दौर में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। करंट जो सीन है उसको समझने के लिए इन 3 सदूर की जो टेनोर है, इनकी पॉलिसीज को समझना बहुत ज़रूरी है। यूक्रेन के जो थर्ड लास्ट
प्रेसिडेंट थे वो थे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि सॉरी जो इसके थर्ड लास्ट प्रेसिडेंट थे वो थे विक्टर यानुकोविच, जो कि 2010 से 2014 तक रहे। ये प्रो रशिया थे और इनकी ज़्यादातर अफिलिएशन जो थी वो रशियन कल्चर के साथ थी। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट थे पेट्रो पोरोशेंको, ये 2014 से 2019 तक रहे, प्रो यूरोपीय यूनियन थे। और जो अभी मौजूदा यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये 2019 से अभी तक यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं एंड ही इज़ प्रो यूरोपियन यूनियन। अब यूक्रेन के अंदर पॉलिटिकल फिलासफीज या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज किस तरह की हैं उनके ऊपर हम एक निगाह दौड़ाते हैं ताकि इशू आपको पूरी तरह समझ आए। यूक्रेन में तीन तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज मौजूद हैं। तीन तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं। पहली आइडियोलॉजी है प्रो वेस्टर्न, प्रो नेटो, बिलीविंग इन दी लिबरल डेमोक्रेसी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री। ये वो वेस्टर्न यूक्रेन का अंदर जो ज़्यादातर थॉट प्रोसेस है या उनका जो पॉलिटिकल बिलीफ है वो ये है कि हमें वेस्टर्न की तरह होना चाहिए। दूसरी जो पॉलिटिकल सोच है वो है प्रो रशिया, और ये जो लोग हैं, ये जो आइडियोलॉजी है, ये यूरोपीय यूनियन और नेटो को क्रिटिसाइज करती है, एंटी यूएस है। और तीसरी जो आइडियोलॉजी है वो है रीजनल एंड लोकल इंटरेस्ट रिसेंटली इमर्ज्ड इन दी ऑन दी पॉलिटिकल सीन ऑफ यूक्रेन। तो ये तीन तरह की आइडियोलॉजीज हैं। अब इन तीनों को देखा जाए तो इसमें जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये प्रो यूरोपियन यूनियन है, प्रो नेटो है, और ये एंटी मॉस्को है, एंटी रशिया है। इससे पहले वाले जो थे पेट्रो पोरोशेंको, ये भी प्रो यूरोपीय यूनियन थे, लेकिन इससे पहले विक्टर यानुकोविच जो थे वो प्रो रशिया थे। अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। अब हुआ क्या, जो थर्ड लास्ट प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के विक्टर यानुकोविच, जो कि 2010 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने। शुरू शुरू में तो ये बहुत पॉपुलर थे, शुरू शुरू में ये बहुत पॉपुलर थे, लेकिन इनसे कुछ गलतियां हुई, कुछ ऐसे स्टेप इसने उठाए जिसको यूक्रेन और स्पेशली वेस्टर्न यूक्रेन की ज़्यादा लोगों ने उनको एक ब्लंडर ख्याल किया। मसलन इसने रशिया के साथ एक डील की जिसके तहत इसने रशिया से ये कहा कि आप हमें लो कास्ट गैस दें, इसके बदले में हम आपकी जो रशियन नेवल बेस है क्रेमिया में, जो कि एक्सपायर हो रही है, उसको हम मज़ीद 25 साल बढ़ा देंगे। रशियन नेवल बेस की जो लीज थी क्रेमिया में वो ख़त्म हो रही थी, उसको हम 25 साल मज़ीद इनहेंस कर देंगे, आप उसके बदले में हमें लो कॉस्ट गैस दें। फिर इसने इस बात को भी जो यूक्रेन की आवाम ने समझा कि आपने यूक्रेन को रशिया के सामने बेच दिया है। फिर इसने यूक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 में, आर्टिकल 111 में एक तब्दीली की, और बेसिकली ये आर्टिकल प्रेसिडेंट की रिमूवल के मतलब है, लेकिन इसने इसमें अमेंडमेंट करके तासुर दिया कि शायद ये एक डिक्टेटर रजीम की तरफ जा रहे हैं। तो आवाम को ये तासुर मिला कि ये डेमोक्रेसी से हट के डिक्टेटरशिप आ रही है और अमरीत का दौर यहाँ पे दोबारा वापस आ जाएगा और ये ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक तासुर मिला जो कि एक अनपॉपुलर डिसीजन था। तीसरा, इनके ऊपर फिर करप्शन चार्जेस भी बने, नेपोटिज्म के चार्जेस आए। बहरहाल इस वजह से इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज हुई। इसने फिर क्या किया, इसने इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए पॉपुलर डिसीजन लिया कि हम यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन एग्रीमेंट साइन करते हैं इन अर्ली 2013। तो इसने उसके बारे में बहुत ज़्यादा मीडिया पे हाइप क्रिएट की कि हम यूरोपियन यूनियन के पास जा रहे हैं ताकि अवाम का जो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म है वो कम हो सके। लेकिन कहा जाता है कि फिर नवंबर 2013 में, नवंबर 21 2013 में ये जो एग्रीमेंट था, इसको इसकी साइनिंग को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। और कहा जाता है कि ये रशिया के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा हुआ। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनरेस्ट फैला यूरोप, जो यूक्रेन के अंदर प्रोटेस्ट हुए, रॉयट्स हो गए, पुलिस ने गोलियां चलाई, सिविल डिसोबीडियंस हो गई। और इसको इसने एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर ली जिसको मूवमेंट भी यूरोमेडान मूवमेंट भी कहा जाता है।
तो इसके बदले में फिर ये वहाँ से भाग गया, इसके ये हुकूमत वहाँ पे ख़त्म हो गई और ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंसी। अब हम इन्हीं बातों को देखते हैं इसी तनाजुर में, जो ईयर वाइज देखते हैं। विक्टर यानुकोविच, इसने यूरोपीय यूनियन के साथ डील को मुस्तरद किया और इसके बदले में रशिया से बेल आउट ले लिया। इसके नतीजा में प्रोटेस्ट हुए और प्रोटेस्ट के नतीजा में विक्टर यानुकोविच की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई। ये जो प्रोटेस्ट थे, जिसको यूरोमेडान मूवमेंट भी कहते हैं, ये प्रेसिडेंट के खिलाफ थे और यूरोपियन यूनियन की फेवर में थे। अब यहाँ पे रशिया भी दरमियान में आ गया। रशिया ने कहा हम प्रेसिडेंट को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वेस्ट ने क्या किया, अमेरिका ने और वेस्ट ने यहाँ पे सपोर्ट किया प्रोटेस्टर्स को और यहाँ पे रिजीम चेंज हुई, पॉलिटिकल चेंज है यूक्रेन में। विक्टर यानुकोविच ने अपना ओहदा छोड़ दिया, फ्लड कर गए यूक्रेन से और इस तरीके से इनको इस ऑफिस से जो है वो निकलना पड़ा। फरवरी 2014 में यानुकोविच की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, ही फ्लड टू रशिया। और आ, लेकिन एक और बात हुई, जब यानुकोविच की हुकूमत ख़त्म हो गई तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जिसको डॉनबास रीजन बोलते हैं, वहाँ पे चूंकि रशियन स्पीकिंग लोग मौजूद हैं और उनके अंदर यानुकोविच की मकबूलियत कम नहीं थी। वो यानुकोविच को अपने से बहुत करीब ख्याल करते थे क्योंकि ये भी प्रो रशिया है और रशिया चूंकि यानुकोविच को सपोर्ट कर रहा था, लिहाजा यहाँ पे यानुकोविच के हक में मुजाहरे हुए और जो रजीम चेंज हुई उसके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। इन्होंने कहा कि हम इस बात को नहीं मानते कि आपने हमारे प्रेसिडेंट को यहाँ से निकाल दिया है और इसकी जगह पे प्रो यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट लाके आ रहे हैं। तो ये इलाका जो था ये चूंकि कनेक्टेड था विद द मॉस्को, विद द रशिया, जोग्राफिकली भी और आइडियोलॉजिकली भी, लिहाजा इन लोगों ने इस जो रजीम चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और रशिया भी इस पोलिटिकल चेंज से खुश नहीं था, साफ ज़ाहिर है। इसने इन्होंने सपोर्ट किया यानुकोविच को, लिहाजा इसने यहाँ पे अनेक्स कर लिया क्रेमिया को और इस तरीके से 2014 में क्रेमिया की अनेक्सेशन हुई। अब हम बात करते हैं कि क्रेमिया ही क्यों, क्रेमिया को क्यों रशिया ने अनेक्स किया। तो क्रेमिया की हिस्ट्री देख लेते हैं। क्रेमिया इज ए पेनिनसुला लोकेटेड इन दी ब्लैक सी। 54 में यह हुआ था कि सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव ने क्रीमिया को ट्रांसफर किया रशियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को एज ए गुडविल जेस्चर एंड टू एस्टैब्लिश ब्रदरली टाइज बिटवीन द टू स्टेट्स ऑफ द यूएसएसआर। तो उस टाइम तो खैर इसकी कोई ख़ास इतनी सिग्निफिकेंस नज़र नहीं आई जब तक यूक्रेन इंडिपेंडेंट नहीं हो गया। यानी इस टाइम यूक्रेन के पास से क्रीमिया आ गया 54 में। अब क्या हुआ, जब 91 में 24 अगस्त 91 में यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ तो क्रीमिया उसका पार्ट बन गया। दिस पेनिनसुला वाज गिवन स्पेशल ऑटोनॉमी एंड होस्टेड मैनी रशियन मिलिट्री बेसेस। यहाँ पे बहुत सारी रशियन मिलिट्री बेसेस थी। एट दैट टाइम रशिया promised to respect Crimea's autonomy. After the political change in Ukraine in February 2014, the Russian military seized the government buildings in Crimea, and in this way Russia captured Crimea. फिर एक वाकया होता है 16 मार्च 2014 को। मार्च 16, 2014 को क्या हुआ? A referendum was held in Crimea and the Crimean voted to join Russia. Legitimacy of this referendum came under debate. Putin described it as the liberation of Crimea and exercise of the right of self-determination. Many saw it as annexation of Crimea by Russia by force. ये है again map courtesy the Institute for the Study of War with AEI's Critical Threats Project. ये एक डाटा है, एक मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि रशिया किस तरह एडवांस कर रहा है और इसमें आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें डॉनबास रीजन जो है आप देख सकते हैं, ये लुहांस्क, एक तरफ इसका एरिया लुहांस्क है, दूसरी तरफ इसका एरिया जो है वो यानी लुहांस्क और
जो डोनेस्क है, ये दो पार्ट्स हैं डोनबास रीजन के, और इसी को हम ईस्टर्न यूक्रेन बोल सकते हैं। ये देखें, लुहांस्क, डोनेस्क, और इनको मिला के कहा जाता है डोनबास रीजन, जिसको ईस्टर्न यूक्रेन बोलते हैं। और इसका बॉर्डर जो है वो रशिया से मिलता है। ज्योग्राफिकली, आइडियोलॉजिकली ये एरिया जो है वो रशिया के करीब है। अब हम बात करते हैं डोनबास रीजन की। दिस रीजन इज लोकेटेड इन ईस्टर्न यूक्रेन ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ रशिया. It has two areas which are Luhansk and Donetsk. This region has a big population of ethnic Russian. In April 2014, pro-Russian separatists and Donbas region came in military clash with the army of Ukraine. At first, the army of Ukraine showed restraint. Showed restraint. अब यहाँ पे थोड़ा हम ठहरते हैं और देखते हैं कि यूक्रेन की डिवीजन ईस्टर्न और वेस्टर्न में कैसे है। जो ईस्टर्न यूक्रेन है दैट इज क्लोजर टू रशिया। वेस्टर्न यूक्रेन जो है वो प्रो यूरोपियन है, मोर यूरोपियन है। ईस्टर्न यूक्रेन में बोली जाती है नेटिव रशियन लैंग्वेज, और वेस्टर्न यूक्रेन में बोली जाती है यूक्रेनियन लैंग्वेज। ईस्टर्न यूक्रेन ज्योग्राफिकली और आइडियोलॉजिकली प्रो रशिया है, वेस्टर्न यूक्रेन एंटी रशिया है। ये है इनका फर्क। अब एक वाकया होता है 17 जुलाई 2014 को, जुलाई 17 2014। यहाँ पे आता है एक डिफाइनिंग मोमेंट कि जो रेबल्स हैं जिनको रशिया बैक कर रहा होता है, ये डोनबास रीजन में होते हैं सारे, और वहाँ पे क्या करते हैं, रशियन मिलिट्री और रशियन इनको लॉजिस्टिक्स और मिसाइल देता है। इसके ज़रिए से ये बहुत सारे यूक्रेनियन जहाज़ गिराना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे ये एक मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट को गिरा देते हैं जिसमें 298 पैसेंजर सवार होते हैं। जब ये मलेशियन एयरलाइन का जो फ्लाइट गिरती है, जब ये शॉट डाउन होती है, तो ये एक इंटरनेशनल इशू बन जाता है, इसकी हाइप बढ़ जाती है, इंटरनेशनल मीडिया पे आता है। और यहाँ से क्या होता है कि यूक्रेन की आर्मी एक्शन में आ जाती है। वो कहती है कि इनफ इज इनफ, अब हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। एट दिस पॉइंट रशियन आर्मी भी आ जाती है, इंटरवीन करती है टू सपोर्ट द रेबल्स. The rebels took control of two areas from Luhansk and Donetsk and named them as the People Republic of Luhansk and the People Republic of Donetsk. ये आप इस मैप में देख सकते हैं, जिसमें ये डॉटेड रेड लाइंस हैं, ये वही एरिया है। आप इसको मजीद पीछे वाले मैप में भी देखेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा। तो लुहांस और डोनेस्क के अक्सर एरियाज में, और वो एरियाज जो रशिया के साथ कंटेगुअस हैं, वहाँ पे ये कब्जा कर लेते हैं। फिर इसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। द वेस्ट एंड द यूक्रेन अक्यूज रशिया ऑफ बैकिंग द सेपरेटिस्ट विद मिलिट्री एंड वेपन्स। यहाँ पे टॉक्स होती हैं अमंग रशिया, यूक्रेन एंड द वेस्ट, और यहाँ पे अग्रीमेंट होता है मिन्स्क अग्रीमेंट्स 2014, जो प्रोवाइड करता है कि सीज फायर होगा, मिलिट्री विड्रा होगी, रशियन मिलिट्री विड्रा होगी, कंप्लीट सीज फायर होगा, प्रिजनर ऑफ वार रिलीज करेंगे, और यूक्रेन जो है सेल्फ गवर्नमेंट स्टेटस देगा। सर्टेन एरियाज ऑफ डोनबास को आप सेल्फ गवर्निंग स्टेटस देंगे। लेकिन ये प्रोविजन जो है इम्प्लीमेंट ना हो पाई 8 साल गुजरने के बावजूद। इसके बाद आता है स्टेनमेयर फार्मूला। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि करंट प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, और ये प्रेसिडेंसी का चार्ज अज्यूम करते हैं अप्रैल 21 2019 को, ये क्या करते हैं, ये एग्री कर जाते हैं कि स्टेनमेयर फार्मूला को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, और ये कमिटमेंट करते हैं अक्टूबर 1 2019 में। अब हम देखते हैं स्टेनमेयर फार्मूला है क्या। स्टेनमेयर फार्मूला जो है that is a peace plan proposed by the former German President Frank-Walter Steinmeier as an alternative to Minsk agreement. According to this formula, Ukraine would have to grant self-governing status to the territories of Donbas only after conducting the local elections. लेकिन जहाँ पे यूक्रेन एक परी कंडीशन रखता है कि पहले आप कंप्लीट सीज फायर करें और रशियन मिलिट्री विड्रा हो, एरिया डोनबास का हमारे कब्जे में आए, हमारे कंट्रोल में आए, फिर वहां पे हम इलेक्शन कराएंगे।
रशिया ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, आप पहले इलेक्शन कराएंगे, उसके बाद हम फिर विड्रा करेंगे। सो ये फार्मूला भी स्टेलमेट आ गया, दोनों पार्टी अग्री नहीं हुई और ये फार्मूला भी काम नहीं कर पाया। अब हम बात करते हैं कि जब से ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है सिंस 2014, चूँकि जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जिसको डोनबास रीजन बोलते हैं, वहाँ पे क्लैशेस हो रहे हैं, रेबल्स का कंट्रोल है, रेबल्स को रशिया बैक कर रहा है, जंग की सूरत हाल है। जंग जो है यूक्रेन, ये याद रखें, कन्फ्लिक्ट वहाँ पे सिंस 2014 एग्जिस्ट करता है, 2014 से स्टार्टेड है, लेकिन जो रशिया ने अटैक किया वो 24 फरवरी 2022 में किया है, अभी कोई हार्डली 1 महीना और 7-8 दिन पहले। और जो कन्फ्लिक्ट है वो वहाँ पे पिछले 8 सालों से एग्जिस्ट करता है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट पिछले 7-8 सालों से चलता आ रहा है, इसमें 14,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। मिलियंस जो हैं वो अपने घरों को छोड़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइडेड बाय द UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। बहुत सारे मिलियंस की तादाद में लोग रेफ्यूजीज बन गए हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, this conflict poses an immediate threat to Ukraine's 7.5 million children. अब हम बात करते हैं नेटो के रोल की, कि इसमें इस सारे कन्फ्लिक्ट में नेटो का क्या रोल है। NATO provided military support to Ukraine since 2014. NATO is the military alliance of the West, established in 1949 against the Soviet Union. Since the collapse of the Soviet Union, NATO expanded eastward to include the countries like Poland, Bulgaria, etc. Russia sees it as threat to its own security. Russia doesn't want Ukraine to join NATO. रशिया की क्या डिमांड है? रशिया की डिमांड ये है कि नेटो बंद करे यूक्रेन को सपोर्ट करना, नेटो यूक्रेन को मेंबरशिप ना दे, और यूक्रेनियन और रशियन जो है वो वन पीपल है। ये रशिया का व्यू पॉइंट है। और फिर रशिया ये भी कहता है कि आप पहले डोनबास रीजन को ऑटोनॉमी दें, हम बाद में वहां से आर्मी लेंगे और डोनबास के ऊपर जो है वो हमारा इन्फ्लुएंस होगा। वाई रशिया फेयर्स यूक्रेन, ये एक व्यू पॉइंट है जो डिबेटेबल हो सकता है। कुछ एनालिस्ट का ख्याल ये है कि व्लादिमीर पुतिन इज अफ्रेड ऑफ द political system of Ukraine, which is democracy and based on political freedom. He sees this system as threat to his authoritarian regime. लेकिन ये बहरहाल एक सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट है, यू मे एग्री और डिसएग्री विद दिस। लेकिन इससे ज़्यादा रशिया के जो इंटरेस्ट हैं वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट इस लिहाज से भी है कि रशिया नहीं चाहता कि नेटो और वेस्ट जो है वो उनके बॉर्डर्स के इतने करीब आ जाए। और यूक्रेन को रशिया अभी भी अपना एक पार्ट इस लिहाज से समझता है कि हिस्टोरिकली चूँकि वो एक रहे हैं, लिहाजा वो कभी भी किसी सूरत नहीं चाहता कि यूक्रेन जो है वो उनके हाथ से निकल जाए और ये नेटो का पार्ट बन जाए। बीइंग द फैक्ट कि ये हिस्टोरिकली तकरीबन 1922 से लेकर 1991 तक सेम सोवियत यूनियन का पार्ट रहे हैं। अब बात करते हैं हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, 9 out of every 10 Russians supports Putin's policy towards Ukraine. For many, this Russian invasion is seen as restoration of the image of Russia as superpower. Many Russians see the independence of Ukraine in 1991 as a mistake. Between the First World War and the end of the Cold War, Ukraine was never independent. Almost 1 in every 6 Ukrainian is ethnic Russian. 1 in every 3 Ukrainian speaks Russian as a native language. लेकिन यहाँ पे एक और बात आती है, claiming Ukraine on the basis of colonial history doesn't make sense. क्योंकि इस तरीके से अगर आप colonial history को बेस बनाएं तो आज का बरतानिया ये कह सकता है कि ये जो इंडिया है और पाकिस्तान है इनको हमारा पार्ट होना चाहिए। On the basis of history, you can't claim any territory. अब हम बात करते हैं, थोड़ा मजीद पीछे जाते हैं कि यूक्रेन में इतने रशियन क्या कर रहे हैं, वहां पे इतने रशियन कैसे आबाद हुए। 1700 में द रशियन लीडर कैथरीन द ग्रेट शिफ्ट द नेटिव रशियंस टू यूक्रेन।
schools were told to teach Russian language. By 1800, Ukrainian language was banned. In 1930, Soviet leader Stalin steered a famine in Ukraine, which resulted into deaths of millions of Ukrainians. Area was then repopulated by ethnic Russians. For this reason, the eastern Ukraine has many ethnic Russians. ये एक व्यू पॉइंट है. Why eastern Ukraine is important for Russia? Because it has coal and iron reserves and it has fertile lands. अब हम बात करते हैं कि यूक्रेनियंस रशिया को कैसे देखते हैं. According to different surveys, 72% consider Russia as a hostile state. 67% wants to join European Union. 59% wants to join NATO. Volodymyr Zelensky, the current president of Ukraine, who came into power in 2019 after a landslide victory, 73% of the Ukrainian voters brought him to power. And he openly criticizes Russia for invading eastern Ukraine. अब हम यहाँ पे कुछ सवाल आपके लिए छोड़ते हैं, उनके ऊपर आप सोचिएगा in the light of this history. Why European Union and NATO didn't grant their membership to Ukraine? In my opinion, यूरोपीय यूनियन इसलिए मेंबरशिप नहीं दे रहा यूक्रेन को क्योंकि यूक्रेन में तो अभी कंफ्लिक्ट है, स्टेबल एरिया है नहीं अभी, और ये नहीं पता कि इसके फ्यूचर क्या होगा. तो जैसे ही यूरोपियन यूनियन ग्रांट करेगा मेंबरशिप यूक्रेन को, तो बहुत सारे यूक्रेनियन वहां से निकल के तो बाकी इलाकों में माइग्रेट कर जाएंगे. एक तो ये खदशा है, मैस माइग्रेशन हो सकती है. और नेटो इसलिए मेंबरशिप अवॉइड कर रहा है यूक्रेन को देना कि इस तरीके से नेटो एक बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्लैश में आ जाएगा. बहरहाल रशिया का प्रेशर तो है, रशिया जब कह रहा है कि नेटो को कि आपने यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं देनी, तो डिस्पाइट ऑल दैट रशिया जो है उसके इतना मुकाबले में आना वो शायद नेटो अभी नहीं चाहेगा कि हम एक डायरेक्ट वार की तरफ जाएं, और अमेरिका भी ये बात नहीं चाहेगा क्योंकि ये कंट्री जो है ये प्रॉक्सी वार्स के आदी हैं, ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं, और स्पेशली जब मामला बड़ी ताकतों का हो तो वहाँ पे प्रॉक्सी वार हो जाती हैं. डायरेक्ट मिलिट्री क्लैश बड़ी ताकतों के दरमियान आम तौर पे नहीं होते, अवॉइड कर दी जाते हैं. और या तो कोई बड़ी ताकत किसी छोटी ताकत पे हमला करती है, जैसा कि रशिया ने यूक्रेन पे किया, या अमेरिका ने अफगानिस्तान पे किया, या इराक पे किया. लेकिन बड़ी ताकतें जो हैं, स्पेशली चाइना है, रशिया है और यूएस है, ये डायरेक्ट क्लैश में जब आए हैं तो ये एक ऐसी सूरत हाल होगी जिससे पूरे ग्लोबल पीस को ख़तरा हो सकता है. लिहाजा इसलिए नेटो ने अभी तक इसको मेंबरशिप नहीं दी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूक्रेनियन वांट्स नेटो मेंबरशिप, अभी तक इन्होंने नहीं दी है. अब वे फॉरवर्ड क्या है, आपने पूरी हिस्ट्री देखी, जितना भी बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए यूक्रेनियन इशू का या इशू ऑफ यूक्रेन का, तो वो आपको मैंने बता दिया है. मेरे ख्याल में इसका वे फॉरवर्ड यही होगा कि डोनबास रीजन को ऑटोनॉमी दी जाए, लेकिन इसकी जो निटिग्रिटीज हैं, प्रोविजन पे इख्तलाफ है. रशिया कहता है कि पहले आप ऑटोनॉमी दें, फिर हम सीज फायर करेंगे, फिर हम अपनी फौज वापस लेंगे. यूक्रेन कहता है नहीं, पहले आप सीज फायर करें, पहले आप अपनी फौज ले जाएं, फिर हम इलेक्शन कराते हैं. वर्ल्ड कम्युनिटी को, ग्लोबल कम्युनिटी को इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत है. नेपॉलिटिकल सेंस और ऑटोनॉमी ऑफ डोनबास रीजन पे दोनों पार्टीज आमादा हैं, यूक्रेन भी और रशिया भी, लेकिन प्री कंडीशन पे इख्तलाफ है. तो बैठ के डायलॉग के ज़रिए इसको रिजॉल्व किया जा सकता है. फ़िलहाल ये लड़ाई जारी है और इससे ख़तरा ये है कि ये कहीं एस्केलेट ना हो जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.